नमस्कार। राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे ग्राफ के बारे में और टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ होगा कि आखिर ये ग्राफ होता क्यों है, होता क्या है, और हम ग्राफ को पढ़ क्यों रहे हैं, और ग्राफ के यूजेस क्या हैं। तो यकीन मानिए, जब आप इस चैप्टर का ओवरव्यू कंप्लीट देख लेंगे, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं ओवरव्यू चैप्टर 13। सबसे पहले हम जानेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ इज ए डायग्राम showing the relationship between two quantities or a way to display data clearly। देखो, ग्राफ एक डायग्राम होता है जो कि दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है, या फिर कोई डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उस डेटा को रिप्रेजेंट ग्राफ के माध्यम से भी करते हैं। ग्राफ का यूज आपने क्रिकेट मैच में जरूर देखा होगा। जब हमें दोनों टीमों के बीच में रिलेशन बताना होता है तो हम ग्राफ का यूज करते हैं। चलिए अब आगे जानेंगे ग्राफ हेल्प अस। ग्राफ हमें किस प्रकार से हेल्प करता है। पहला, कंपेयर डेटा। ग्राफ के माध्यम से आप टू और मोर क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। दूसरा, स्टडी पैटर्न्स या ट्रेंड्स। आप पैटर्न्स का स्टडी भी कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। और अब वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसे आप ग्राफ के माध्यम से जान सकते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। सबसे पहला आएगा बार ग्राफ। कॉमनली हमारे सिलेबस में बार ग्राफ होता है और हमें बार ग्राफ पढ़ना होगा। बार ग्राफ का यूज है रेक्टेंगुलर बार्स टू शो डेटा। बार ग्राफ में रेक्टेंगुलर बार का यूज करते हैं डेटा को दिखाने के लिए। बार्स कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। जो बार है ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं। द लेंथ ऑफ बार इक्वल वैल्यू ऑफ डेटा। जो बार की लंबाई होती है ये डेटा की क्वांटिटी को बताता है, डेटा की वैल्यू को बताता है। और बार ग्राफ का यूज कहां होता है? कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। किन्हीं भी दो या दो से अधिक कैटेगरीज के बीच में अगर आपको कंपैरिजन यानी तुलना करना होता है तो हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें फेवरेट फूड दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं इन्हें बार कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हो सकते हैं। अब देखो, जैसे एप्पल के लिए बार का लेंथ है 10 तक। इट मींस 10 स्टूडेंट को, 10 बच्चों को मैंगो पसंद है। उसके बाद मैंगो नहीं, एप्पल। अब मैंगो के लिए देखिए 15। इट मींस 15 बच्चे मैंगो को पसंद करते हैं। बनाना, 20 बच्चे बनानों को पसंद करते हैं। और ग्रेप्स, अंगूर, 30 बच्चे अंगूर को पसंद करते हैं। तो इस ग्राफ के माध्यम से हमने दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप स्थापित किया है। आप देख सकते हैं जिसमें फेवरेट फूड और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमने दर्शाया है। तो यह था बार ग्राफ। अब हम जानेंगे पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट को सर्कल ग्राफ भी कहते हैं।
पाई चार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत पाई चार्ट के बारे में जानेंगे। ये सर्कल डिवाइडेड इनटू स्लाइस, एक सर्कल को हम स्लाइस में डिवाइड करते हैं। ईच स्लाइस शोज ए पार्ट ऑफ होल, और हर स्लाइस होल का एक पार्ट को दर्शाती है। द एंटायर पाई, जो एंटायर पाई होता है ये 100% होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में एक हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जैसे 25%, 14%, 20% और 41%। ये परसेंट हमें क्या बता रहा है, 25% लाइक स्लीपिंग, 25 बच्चे लाइक करते हैं सोने को, 14 बच्चे टीवी देखने को लाइक करते हैं, 20 लाइक करते हैं म्यूजिक को, और 41 लाइक करते हैं प्लेइंग को। और ये टोटल होता है पाई 100%। 100% को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने इस पाई चार्ट में किया है। इसमें हमने 25, 14, 20 और 21, मतलब 100% जो कि पूरा पाई चार्ट होता है, इसे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अभी तक हमने जाना बार ग्राफ और पाई चार्ट के बारे में। आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ में अगले, जिसमें हम जानेंगे लीनियर पाई ग्राफ के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो थोड़ी देर में हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। इससे पहले हम बार ग्राफ और पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ बार ग्राफ, जिसका नाम है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ सोर्स डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन। देखो लाइन ग्राफ में क्या होता है, जो डेटा शो होता है ये हम जो डॉटेड लाइन को कनेक्ट करके डेटा को शो करते हैं, दर्शाते हैं। द पॉइंट्स रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, और जो पॉइंट्स होते हैं ये पॉइंट्स वेरिएबल्स की वैल्यू शो करते हैं। यूज फॉर, ये कहां पर यूज होता है, चेंजेस ओवर टाइम, इंक्रीज और डिक्रीज ट्रेंड्स। जब कहीं इंक्रीज या डिक्रीज ट्रेंड चल रहा हो तब इस बार ग्राफ का हम यूज करते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल दिया गया है टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। टाइम और टेम्परेचर ये दोनों हमें गिवन है। अब हमें इस डेटा को एक लाइन ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एक ग्राफ बनाया और उसके बाद आप देख सकते हैं टेम्परेचर था 6 AM को, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 पे था 20, 12 पे था 25 डिग्री सेल्सियस, 3 PM पर था 30 डिग्री सेल्सियस, 6 PM पर था 15 डिग्री सेल्सियस और 9 AM पर था 10 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, इन डॉटेड लाइन को, डॉटेड पॉइंट को कनेक्ट करके इस टाइम और टेम्परेचर इसे हमने शो किया। समझ आया? देखो एक बार जल्दी से रिकॉल करता हूं। लाइन ग्राफ में क्या करते हैं हम, सबसे पहले वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन, पॉइंट्स और लाइन के रूप में। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया जिसमें टाइम और टेम्परेचर को हमने रिप्रेजेंट किया पॉइंट्स के रूप में। ठीक है, अब हम अगला जानेंगे लीनियर ग्राफ। और दूसरी एक बात और ऐड करना चाहूंगा, ये लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ ये आपके सिलेबस में है, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो लीनियर ग्राफ में क्या होता है, ए टाइप ऑफ लाइन ग्राफ, ये एक तरह का लाइन ग्राफ होता है डेट शो स्ट्रेट लाइन, जो कि वेरिएबल को शो करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है। यानी दोनों में बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है। लाइन ग्राफ में हम पॉइंट्स के रूप में डेटा को शो करेंगे, जबकि लीनियर ग्राफ में हम स्ट्रेट लाइन के रूप में डेटा को शो करेंगे।
उसके बाद प्रिपेयर यूजिंग ऑर्डर पेयर्स। लीनियर ग्राफ को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक्स और वाई, कुछ एक्स की वैल्यू और कुछ वाई की वैल्यूज हमें चाहिए होंगी। अगर ये दोनों वैल्यूज हैं तो हम लीनियर ग्राफ को ड्रॉ कर सकेंगे। एक एग्जांपल दिया गया है, हॉट डॉग्स सोल्ड पर डे। हॉट डॉग्स एक दिन में कितने बेचे जाते हैं, ये हमें एक लीनियर ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। देखो, अगर आप नंबर ऑफ हॉट डॉग्स ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 और डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को 200 हॉट डॉग्स बेचे जाते हैं, ट्यूसडे को 400, वेडनेसडे को 400, थर्सडे को 500 और फ्राइडे को 600। तो हमारे पास कुछ x की वैल्यू और कुछ y की वैल्यूज हैं। इन्हें हमने एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा इन दोनों के रिलेशन को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। तो अब हमने जाना लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ के बारे में। आई होप आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ अच्छे से समझ आ गए होगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल एन ऑप्शन पर बने रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2x प्लस 3x माइनस x इज इक्वल टू ऑप्शन ए 4x, ऑप्शन बी 5x या ऑप्शन सी 3x। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, द फॉलोइंग ग्राफ आर शोन इन द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी हावर। अब देखो, एक पेशेंट है, एक पेशेंट हॉस्पिटल में है, उस पेशेंट का टेम्परेचर हर घंटे चेक किया जा रहा है और इस टेम्परेचर को ग्राफ में दर्शाया गया है। ठीक, अब हमें बताना है फर्स्ट, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना है। व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 38.5 डिग्री सेल्सियस। पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री कब है। थर्ड, द पेशेंट टेम्परेचर वॉज सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। पेशेंट का टेम्परेचर 2 समय सेम है, उन 2 टाइम को हमें बताना है। अगला, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM पर कितना टेम्परेचर था पेशेंट का। एंड लास्ट है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द टेम्परेचर शुड अपवर्ड ट्रेंड। और किस टाइम ड्यूरेशन के लिए पेशेंट का टेम्परेचर अपवर्ड यानी इंक्रीज हो रहा है। तो आप सबको भी कभी ना कभी तो आप सबका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ही होगा और आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, उसने एक थर्मोमीटर से चेक किया होगा टेम्परेचर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक पेशेंट है, पेशेंट हॉस्पिटल में है, उस पेशेंट का हर घंटे टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। उस हर घंटे टेम्परेचर को हमने एक बार ग्राफ में बताया गया है। इस बार ग्राफ को देखकर हमें गिवन क्वेश्चन के आंसर लिखना है। हमने बार ग्राफ में जाना था, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस, यानी ये टाइम दिखा रहा है और ये टेम्परेचर। 9 AM को टेम्परेचर था। अब देखिए यहां पे 35, 36 इसके बीच में है, यानी 35.6, 35.5। 10 AM को 36, 11 PM को था टेम्परेचर, 11 AM को था 39, 12 PM को था 38.5, 2 PM को था और 1 PM को सेम है 36
36.5 एंड 3 PM को टेम्परेचर नोट किया गया है 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को जनरली हम डिग्री सेल्सियस में हम मापते हैं, याद रखना इस बात को। अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट? 1 PM को पेशेंट का टेम्परेचर, तो हम लिखेंगे एट 1 PM the temperature was 1 PM को, 1 PM ये है, टेम्परेचर आप देख सकते हैं 36.5 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड, 38.5 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम पर टेम्परेचर था? तो हम 38.5 देखेंगे। 38.5 ये देख सकते हैं, ये है 38.5 डिग्री सेल्सियस, और एक कब था? ये था 12 PM को, तो हम लिखेंगे एट 12 PM द टेम्परेचर was 38.5 डिग्री सेल्सियस। अगला, द पेशेंट टेम्परेचर was द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में पेशेंट का टेम्परेचर 2 बार सेम रहा है, इन 2 बार को आपको बताना है। आप देख सकते हैं 1 और 2, 1 और 2 PM को पेशेंट का टेम्परेचर सेम रहा है, तो हम लिखेंगे द टेम्परेचर, ये हम टेम्परेचर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। द टेम्परेचर वॉज सेम एट, कब कब सेम था? 1 PM एंड 2 PM, ये दोनों टाइम है, इन दोनों टाइम में पेशेंट का टेम्परेचर सेम था। फोर्थ, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM? 1:30 PM को कितना टेम्परेचर था? अब देखो, ये है 1, ये है 2, इसके बीच में 1:30 PM होगा, तो 1:30 PM को टेम्परेचर आप देख सकते हैं यहां पर, यानी 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे एट 1:30 PM द टेम्परेचर was 36.5 डिग्री सेल्सियस। 1:30 बजे टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड? किस समय पेशेंट का टेम्परेचर, किन समय पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? तो देखेंगे लिखेंगे द टेम्परेचर showed an upward trend at, देखो 9 AM से 10 AM टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो हम लिखेंगे 9 AM टू 10 AM। उसके बाद 10 से 11 टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो 10 AM टू 11 AM। उसके बाद 11 से 12 टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 12 से 1 PM टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और 1 से 2 PM यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। फिर 2 से 3 PM फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 2 PM टू 3 PM, यानी 9 से 10, 10 से 11 और 2 से 3,
ये 3 समय है जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अब बढ़ जा रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने बार ग्राफ की हेल्प से हमने गिवन क्वेश्चंस के आंसर दिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए ट्राइनोमियल हैज ऑप्शन ए 1 टर्म, ऑप्शन बी 2 टर्म या ऑप्शन सी 3 टर्म। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पर आते हैं। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ shows in the yearly sales figure for a manufacturing company। देखो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सेल के फिगर दिए गए हैं हमें गिवन लाइन ग्राफ में। ठीक, उसके बाद हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वर द सेल इन 2002 एंड 2006। 2006 और 2002 में सेल कितनी हुई। व्हाट वर द सेल 2003 और 2005 में सेल कितनी हुई। थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 और 2006। इन दोनों सेल का हमें कंपैरिजन बताना है। उसके बाद डी, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन। किस साल उस साल की तुलना में पिछली साल सबसे ज्यादा डिफरेंस रहा है। मतलब मान लीजिए कि 2006 में हमारा सेल हुआ है 8 करोड़ का, 2005 में सेल हुआ है हमारा 10 करोड़ का। तो डिफरेंस क्या है यहां पे? डिफरेंस है -2 करोड़, यानी 2 करोड़ कम का सेल हुआ है। इसी प्रकार से सबसे ग्रेटेस्ट सेल कब हुआ है। अब देखो, एक लाइन ग्राफ दिया गया है। हॉरिजॉन्टल ये ईयर्स बता रहा है, जैसे 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। वर्टिकल ये सेल बता रहा है इन करोड़ में। ठीक है, इट मींस 2002 में सेल 4 करोड़ की हुई, 2003 में 7 करोड़ की सेल, 2004 में 6 करोड़ की, 2005 में 10 करोड़ और 2006 में 8 करोड़ की सेल हुई। तो हम अब एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ए, व्हाट वर द सेल इन 2002। तो हम लिखेंगे इन 2002 द सेल वॉज। 2002 में 2002 ये है, सेल कितना है यहां पे 4 करोड़। तो हम लिखेंगे 4 करोड़। उसके बाद 2006 में तो हम लिखेंगे इन 2006 द सेल वॉज। 2006 में सेल है हमारा 8 करोड़, 8 करोड़। उसके बाद बी वाला है, व्हाट वर द सेल इन 2003 और 2005 में सेल बताना है। तो हम लिखेंगे इन 2003 द सेल वॉज। 2003 में 7 करोड़, 7 करोड़। इन 2005 द सेल वॉज। 2005 में
ये हमारा है 10 करोड़, 10 करोड़। सी, सी वाले में कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन सेल 2006 और 2002, इन दोनों सेल का हमें डिफरेंस निकालना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ 2006 एंड 2002। 2006 में सेल हुआ था 8 करोड़, माइनस डिफरेंस के लिए माइनस 2002 में 4 करोड़। डिफरेंस हमारा निकल के आएगा 4 करोड़। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 4 करोड़ का डिफरेंस है 2006 और 2002 की सेल में। अब क्वेश्चन अब डी वाला, इन विच ईयर देयर वाज अ ग्रेटेस्ट डिफरेंस। अब हम डिफरेंस निकालेंगे हर साल के लिए। डिफरेंस बिटवीन सेल्स फॉर 2003 और 2002 के लिए निकालेंगे डिफरेंस। 2003 एंड 2002 डिफरेंस आएगा। 2003 में सेल था 7 करोड़ और 2002 में था 4 करोड़, यानी 3 करोड़। 4 2004 एंड 2003। 2004 में सेल हुआ था 6 करोड़ का और 2004 में 6 और 3 में हुआ था 7 करोड़ का, यानी -1 करोड़। 4 2005 एंड 2004। 2005 में सेल 10 करोड़ और 2004 में था हमारा सेल 6 यानी 4 करोड़। 4 2006 एंड 2005। 2006 में सेल था हमारा 8 और 5 में है हमारा 10, यानी -2 करोड़। अब आप देख सकते हैं सबसे ग्रेटेस्ट सेल में डिफरेंस कहां पे आ रहा है, 4 करोड़, जो कि है 2005 एंड 2004। इट मींस 2005 ईयर में जो सेल में डिफरेंस है ये सबसे ग्रेटेस्ट है। तो हम लिखेंगे सो 2005 द सेल डिफरेंस इज ग्रेटेस्ट। 2005 में सेल का जो सेल हुई है इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा अधिक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और भी फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, पसंद रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 3y + 7y - 2y इज इक्वल टू ऑप्शन ए 8y, ऑप्शन बी 10y या ऑप्शन सी 6y। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, two different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory condition.
देखो, हमने बॉटनी के एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 2 डिफरेंट प्लांट को, प्लांट ए और प्लांट बी, इनको सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो किया, उगाया। पौधा ए और पौधे बी को सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन में हमने ग्रो किया। देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक्स फॉर 3 वीक्स। हर वीक्स में हमने इनकी हाइट को, प्लांट ए और प्लांट बी की हाइट को मेजर किया 3 वीक्स तक। द रिजल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। और जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसे हमने ग्राफ के माध्यम से शो किया है। अब ग्राफ में देखो, हॉरिजॉन्टल ये वीक्स हैं, यहां से आपने स्टार्ट किया, वीक 1, वीक 2, वीक 3। वर्टिकल में है हाइट ऑफ प्लांट्स, जो कि सेंटीमीटर में गिवन है। अब देखो, स्टार्ट किया दोनों से, तो दोनों की हाइट 0 थी। उसके बाद प्लांट बी, जो रेड लाइन दिख रही है, ये प्लांट बी के लिए है, ब्लैक डॉटेड लाइन प्लांट ए की है। तो आप देख सकते हैं प्लांट ए, ये फर्स्ट वीक में 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, जबकि प्लांट बी की हाइट है 1 सेंटीमीटर। वीक 2 पर दोनों प्लांट ए और प्लांट बी की हाइट सिमिलर है, जो कि है 7 सेंटीमीटर। वीक 3 में प्लांट ए की हाइट हो जाती है 9 सेंटीमीटर और प्लांट बी की हाइट हो जाती है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों प्लांट की हाइट हमें ग्राफ के माध्यम से बताया गई है, ठीक है, कि प्लांट ए और प्लांट बी, ये दोनों प्लांट वीक 1, वीक 2 और वीक 3 में कितने सेंटीमीटर बड़े हैं। उसके बाद कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। प्लांट ए की हाइट बताना है दूसरे वीक के बाद और तीसरे वीक के बाद। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। प्लांट ए की हाइट बताना है, यानी ब्लैक डॉटेड लाइन प्लांट ए के लिए है। तो सेकेंड वीक के बाद प्लांट ए की हाइट है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर 3 वीक्स। 3 वीक से बाद प्लांट ए की हाइट, प्लांट ए की हाइट है, ये है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। ए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बी देखते हैं, हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर। हमें प्लांट बी की हाइट बताना है 2 वीक्स के बाद और 3 वीक्स के बाद। तो बी वाला सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स। प्लांट बी की हाइट है 2 सप्ताह के बाद 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। हमें प्लांट बी की हाइट बताना है 3 सप्ताह के बाद। प्लांट बी की हाइट है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। बी वाला भी कंप्लीट हुआ। अब सी वाला देखेंगे। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। प्लांट ए 3rd वीक के बाद कितना ग्रो हुआ। 3rd वीक के बाद कितना ग्रो हुआ। तो इसके लिए हमें थोड़ा इरेज करना पड़ेगा।
तो हम इसे पहले तो इरेज करते हैं। जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सी, तो हम लिखेंगे प्लांट, या ऐसे लिखते हैं रिक्वायर्ड हाइट ऑफ प्लांट ए इक्वल हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर थर्ड वीक माइनस हाइट ऑफ प्लांट ए आफ्टर सेकेंड वीक। देखो, अगर हमें यह बताना है कि थर्ड वीक में वह कितनी हाइट बढ़ चुका है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड वीक की हाइट में से सेकेंड वीक की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि थर्ड वीक में वह कितना हाइट इंक्रीज हुआ है उसकी। तो देखो, ए के लिए थर्ड वीक में हाइट 9 सेंटीमीटर और सेकेंड वीक में हाइट है 7 सेंटीमीटर, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 सेंटीमीटर। इट मींस प्लांट ए थर्ड वीक में 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन डी में पूछा गया है हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। हमें बताना है प्लांट बी थर्ड वीक से सेकेंड वीक में कितना बड़ा है। सिमिलर ही क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड हाइट, तो हम लिखेंगे हाइट एट द एंड ऑफ थर्ड वीक माइनस सेकेंड वीक। अब देखो, प्लांट बी थर्ड वीक में उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और सेकेंड वीक में है 7 सेंटीमीटर, इट मींस 3 सेंटीमीटर। हम लिख देंगे हेंस प्लांट बी ग्रोज 3 सेंटीमीटर। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, ई वाला है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। किस सप्ताह प्लांट ए सबसे अधिक ग्रो हुआ है, बड़ा है। देखो, प्लांट ए देखो, प्लांट ए ब्लैक वाला, ये स्टार्ट से 1 तक, ये फर्स्ट वीक में कितना बड़ा है, ये केवल 2 सेंटीमीटर, जबकि सेकेंड वीक में 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। इट मींस 5 सेंटीमीटर बड़ा है सेकेंड वीक में। और जबकि थर्ड वीक में आप देख सकते हैं केवल 2 सेंटीमीटर बड़ा है। इट मींस प्लांट ए सेकेंड वीक में सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक के बीच में सबसे ज्यादा बड़ा है। तो हम लिखेंगे ई ड्यूरिंग वीक सेकेंड एंड वीक 1 प्लांट ए ग्रोज मोस्ट। वीक 1 और वीक 2 में प्लांट ए सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है। एफ वाला देखेंगे, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। किस ड्यूरेशन में प्लांट बी सबसे कम बड़ा है। तो प्लांट बी देखो, रेड वाला, स्टार्ट से
वीक 1 में कितना बढ़ा है, केवल 1 सेंटीमीटर। सेकेंड वीक में 1 से सीधा 7 सेंटीमीटर हो गया, और थर्ड वीक में 7 से सीधा 10 सेंटीमीटर हो गया। आप देख सकते हैं स्टार्ट और वीक 1 में प्लांट बी है, ये सबसे कम इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग स्टार्ट एंड वीक 1 प्लांट बी ग्रोज लीस्ट, सबसे कम ग्रो हुआ है स्टार्ट और वीक 1 में। अब लास्ट क्वेश्चन, वर द टू प्लांट्स ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक सोन हियर। क्या इन दोनों प्लांट की हाइट किसी भी वीक में सेम रही है? तो हम देख सकते हैं सेकेंड वीक में, देखो सेकेंड वीक में प्लांट ए प्लांट बी इन दोनों की हाइट सेम रही है। तो हम लिखेंगे यस एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक बोथ plants have same height। सेकेंड वीक के अंत में दोनों प्लांट्स की हाइट सेम रही है। तो आप देख सकते हैं एक एक करके हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, और ये काफी इजीएस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन योर नोटबुक है। अब इन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चंस काफी ज्यादा लेंथी है और इनके आंसर काफी ज्यादा स्मॉल है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जो प्रॉब्लम होती है हमारे जीवन में वो काफी बड़ी होती है, लेकिन जब आप उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खोजने को आते हैं तो उनके जो सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे होते हैं। समस्याएं जितनी बड़ी होती हैं उससे छोटा उनका सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर आप उन परेशानियों से दूर भाग रहे होते हैं तो आपको वो परेशानियां पहाड़ जैसी लगती हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो उन परेशानियों का सामना कीजिए, डटे रहिए, और आप देखोगे कि वो समस्याएं आपके जीवन में कुछ थी ही नहीं, बस आपने मान लिया था कि ये परेशानी वो परेशानी। फेस करो समस्याओं को, और एक बार समस्याएं सॉल्व हो गई तो आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आप हंसोगे खुद पर कि ये समस्याओं के लिए मैं अपना मूल्यवान समय बर्बाद कर रहा था। तो इसी ज्ञान के साथ आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद, प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द कांस्टेंट फैक्टर इन 6x इज ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी y या ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 है द फॉलोइंग ग्राफ एज shows the temperature forecast and actual temperature for each day of the week। देखो, एक ग्राफ में हमें बताया जा रहा है एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर एक सप्ताह के लिए, कि एक्चुअल टेम्परेचर क्या है 1 वीक में, और जो हमने फोरकास्ट किया टेम्परेचर वो क्या है 1 वीक में। ये दोनों ही हमें ग्राफ में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल हमें डेज दिए गए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। उसके बाद वर्टिकल लाइन पे हमें टेम्परेचर दिया है, और टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। एक बार हम ग्राफ को समझते हैं। जैसे मंडे को, अब देखो यहां पे जो रेड लाइन है ये एक्चुअल टेम्परेचर
बता रहा है, और जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ये हमें फोरकास्ट टेम्परेचर बता रहा है। मंडे को आप देख सकते हैं फोरकास्ट टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और एक्चुअल टेम्परेचर है 15 और 20 के बीच में, मान लिया हमने 17.5 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को आप देख सकते हैं एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर ये दोनों ही सेम है, जो है 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वेडनेसडे को आप देख सकते हैं फोरकास्ट टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और एक्चुअल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। थर्सडे को देख सकते हैं आप एक्चुअल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस और फोरकास्ट टेम्परेचर है हमारा 27.5 डिग्री सेल्सियस। फ्राइडे को एक्चुअल और फोरकास्ट दोनों ही टेम्परेचर सेम है। सैटरडे को फोरकास्ट टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस और एक्चुअल टेम्परेचर है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। संडे को एक्चुअल और फोरकास्ट दोनों ही टेम्परेचर सेम है। तो हमने ग्राफ को अच्छे से समझ लिया। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस का हम एक एक करके आंसर देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑन विच डेज वॉज द टेम्परेचर फोरकास्ट द सेम एज एक्चुअल टेम्परेचर? किन दिनों फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है? चलिए फर्स्ट वाला करते हैं। तो लिखेंगे द टेम्परेचर forecast the same as the same actual temperature on। अब देखो हम ग्राफ में देखेंगे किन दिनों किस डेज को दोनों टेम्परेचर सेम है। सबसे पहले ट्यूसडे को फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है, तो हम लिखेंगे ट्यूसडे। उसके बाद फ्राइडे को एक्चुअल और फोरकास्ट टेम्परेचर सेम है, फ्राइडे। एंड उसके बाद देख सकते हैं संडे, दोनों टेम्परेचर सेम है, संडे। यानी ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे इन 3 दिन फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों ही सेम है। सेकेंड वाला, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? इस वीक में किस दिन मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर रहा है? तो हम लिखेंगे मैक्सिमम forecast temperature during the week was। मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर आप देख सकते हैं, मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। सी वाला देखेंगे, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर? मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर किस दिन, यानी एक्चुअल टेम्परेचर किस दिन मिनिमम रहा? तो एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल के लिए रेड वाला हम फॉलो करेंगे लाइन को, सबसे कम रहा है यहां पर 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग the week was 15 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट वाला देखेंगे डी, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द
फोरकास्ट टेम्परेचर। किस दिन एक्चुअल टेम्परेचर फोरकास्ट टेम्परेचर से सबसे ज्यादा डिफर यानी अलग रहा है। चलिए ग्राफ में समझते हैं। देखो, मंडे को एक्चुअल और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच में कितना गैप है? केवल 2.5 का। ट्यूसडे को दोनों ही टेम्परेचर सेम है। वेडनेसडे को दोनों टेम्परेचर के बीच में केवल 5 डिग्री का अंतर है। जबकि ट्यूसडे को आप देख सकते हैं दोनों टेम्परेचर के बीच में कितना अंतर है? यहां पर यह है करीब करीब 12.5 डिग्री सेल्सियस अंतर है। फ्राइडे को दोनों सेम है। सैटरडे को केवल 5 का डिफरेंस है, जबकि संडे को सेम है। तो हमने ग्राफ में देखा कि थर्सडे एक ऐसा दिन है जहां पर एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे द एक्चुअल टेम्परेचर, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं थर्सडे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने ग्राफ को समझा और उसके बाद गिवन क्वेश्चंस के आंसर दिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 7x माइनस 2x प्लस x इज इक्वल टू ऑप्शन ए 5x, ऑप्शन बी 6x या ऑप्शन सी 4x। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। हमें दो टेबल दी गई हैं। इन दो टेबल को देखकर हमें लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी एक ग्राफ जिसमें लीनियर ग्राफ हो या बार ग्राफ हो ड्रॉ करने आता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम रफ डायग्राम व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम बार कॉपी लेंगे और इसमें बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं, जिसमें हमें ईयर्स और डेज दिया गया है। 2003 में डेज हैं 8, 2004 में 10, 2005 में 5 और 2006 में है नंबर ऑफ डेज 12। ये हमें दिया गया है नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नोफॉल, मतलब हर साल स्नोफॉल कितने दिन आ रही है एक सिटी में। जैसे 2003 में स्नोफॉल 8 दिन के लिए हुई, 2004 में 10 दिन के लिए, 2005 में 5 दिन के लिए और 2006 में 12 दिन के लिए। हमें एक लीनियर ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे बी ड्रॉ ईयर्स इन एक्स एक्सिस एंड डेज इन वाई एक्सिस। ये हमने बनाया एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन हुआ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम बनाएंगे ईयर्स को। तो ईयर हो जाएगा 2003, 2004, 2005, 2006, ये ईयर्स हो गए। उसके बाद यहां पर 0, ये होगा अपना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब देखो 2003 में स्नोफॉल कितने दिन आया? 8। तो 8 पर हम मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क कर दिया 8 पर। 2004 में 10,
तो ये 2004 और ये यानी यहां पर 2005 में 2005 में 5 दिन के लिए, तो ये है हमारा 5 दिन। और 2006 में 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12। हम लाइन को कनेक्ट कर देंगे। ये हमने लाइन को कनेक्ट कर दिया। ये लाइन को कनेक्ट हो गया। तो ये लीनियर ग्राफ हमने कंस्ट्रक्ट किया, जिसमें हमें बता रहा है कि 2003 में 8 दिन स्नोफॉल हुआ, 2004 में 10 दिन, 2005 में 5 दिन और 2006 में 12 दिन। तो ये रफ डायग्राम है लीनियर ग्राफ का। मित्रों, अब हम लीनियर बार ग्राफ को बनाएंगे बार कॉपी पर। जैसा कि आपने देखा, क्वेश्चन है ए नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। एक हिल साइड पर एक सिटी है, ये सिटी हर साल स्नोफॉल नंबर ऑफ डेज में रिसीव करती है। जैसे 2003 में स्नोफॉल होता है 8 डेज, 2004 में 10 डेज, 2005 में 5 डेज और 2006 में 12 डेज स्नोफॉल होता है। इसे हम बार कॉपी पर बना रहे हैं। सबसे पहले हम x और y एक्सेस दोनों एक्सेस बनाएंगे। तो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। x एक्सेस हमने ड्रॉ किया और ये हमने y एक्सेस ड्रॉ किया। ड्रॉ करते समय आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जो लाइन ड्रॉ करनी है x एक्सेस और y एक्सेस पर, ये हमें जो डार्क लाइन है, मोटी लाइन है, उस पर ड्रॉ करना है x एक्सेस और y एक्सेस पर। x एक्सेस पर हम बनाएंगे ईयर्स को। तो ईयर्स ये 2003, उसके बाद एक लाइन छोड़ सकते हैं हम 2004, उसके बाद 2005 एंड 2006। उसके बाद y एक्सेस पर बनेगा हमारा डेज। तो डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हम बना सकते हैं। हाईएस्ट स्नोफॉल है 12 डेज का, तो हमारा 12 डेज तो होना ही चाहिए कम से कम। अब देखो 2003 में नंबर ऑफ डेज स्नोफॉल हुआ है 8 डेज। 2003 और 8 डेज तक हम ले जाएंगे और यहां पर हम मार्क कर देंगे। उसके बाद 2004 में 10 डेज, 2004 10 डेज। उसके बाद 2005 में स्नोफॉल कम हुआ 5, तो 2005 में 5 डेज। एंड 2006 में स्नोफॉल हुआ है 12 डेज। 2006 और 12 डेज। आप देख सकते हैं हमने मार्क कर लिया। ये x एक्सेस हमें ईयर्स बता रहा है और y एक्सेस हमें बता रहा है डेज। हम लिख सकते हैं। अब बस इन लाइन को हम मिला देंगे। ये आप देख सकते हैं। तो हमने एक लीनियर ग्राफ बना दिया गिवन टेबल के लिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ ही देर में सेकंड बी वाला क्वेश्चन को बार कॉपी पर बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
जिसमें हमें बोला गया है पॉपुलेशन जो कि 1000 में गिवन है ऑफ मैन एंड विमेन इन ए विलेज इन ए डिफरेंट ईयर्स। एक गांव की पॉपुलेशन दी गई है मैन और वुमेन की अलग अलग सालों में। 2003 में नंबर ऑफ मैन 12,000 और नंबर ऑफ वुमेन 11.3 2004 में 2005, 6 एंड 7 इसी प्रकार से हमें नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ मैन और वुमेन की पॉपुलेशन दी गई है। इसे हमें बार कॉपी पर ड्रॉ करना है। ये एक डबल लीनियर ग्राफ होगा, यानी एक ही ग्राफ में हम नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को शो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ करेंगे। तो ये देख सकते हैं हम, ये हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सेस को थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं। ये हमने, ये हो जाएगा वाई एक्सेस और ये हो जाएगा एक्स एक्सेस। ठीक, अब देखो हम ईयर को एक्स एक्सेस पर ड्रॉ करेंगे ऑफ नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सेस पर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम मार्क करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। ये है 2003, एक लाइन छोड़ दिया, 2004, 2005, 2006, 2007। ये जो मैंने लाइन बीच में ये छोड़ दिया है, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए छोड़ा है, जिससे आपका जो बार ग्राफ है ये बहुत सुंदर दिखेगा। अब हम नंबर ऑफ मैन और वुमेन 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16 तक ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट मैन और वुमेन है ये है 13.6 तक। तो हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ हो गया। अब हम मैन के लिए देखेंगे। नंबर ऑफ मैन 2003 में थे 12,000, 2003 एंड 12 तक जाएंगे। ये हम 12 तक जा चुके हैं। उसके बाद 2004 में 12.5, 2004 में 12.5 पर हमने ड्रॉ कर दिया। 2005 में 13, तो हमने 13 ड्रॉ किया। 2006 में 13.2, तो ये 13 है और इसके बाद 2 स्टेप यानी यहां पर। 2007 में 13.5, तो ये है हमारा 2007 एंड 13.5, यहां पर हम ड्रॉ कर देंगे। ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ हो गया और यहां लिख भी देंगे नंबर ऑफ मैन। उसके बाद नंबर ऑफ विमेन को हम ड्रॉ करेंगे। 2003 में था 11.3, 2003 और ये 11, यहां से 3 स्टेप, 1, 2 एंड 3, ये 3 स्टेप हो गया। उसके बाद 2004 में 11.9, 2004 में 11.9 यानी यहां पर। 2005 में 13, तो ये 13 पहले से ही ड्रॉ है। उसके बाद 2006 में 13.6, अब देखिए ये हमारा है 13,
ये हम 13 तक ले गए और उसके बाद 13.6, ये हमने 13.6 कर लिया और 2007 में है हमारा 12.8, तो ये 12 और ये हमारा 8। इसे हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे जिससे हमें समझ आ जाएगा। ये हम डॉटेड लाइन का यूज कर रहे हैं। ये है नंबर ऑफ वुमेन, हम लिख भी देंगे। ये जो फुल लेन है ये नंबर ऑफ मेन के लिए, डॉटेड लाइन है नंबर ऑफ वुमेन के लिए। आप चाहो तो ब्लू और ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक लीनियर ग्राफ बनाया जिसमें हमने नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को शो किया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 100A माइनस 40A इज इक्वल टू ऑप्शन ए 140A, ऑप्शन बी 60A या ऑप्शन सी माइनस 60A। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई बनी रहती है। और ये क्वेश्चन है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। एक कोरियर पर्सन circles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to the merchant। देखो, एक कोरियर पर्सन है। ये कोरियर पर्सन टाउन से मर्चेंट तक पार्सल को डिलीवर करने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। इस पर्सन की जो डिस्टेंस दी गई है टाउन से और मर्चेंट तक, यहां से ये पर्सन स्टार्ट करेगा ट्रेवलिंग, इसका टाउन है, टाउन से ये धीरे धीरे जाता हुआ मर्चेंट तक पार्सल को डिलीवर करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ में आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में टाइम दिया गया है 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 नून। उसके बाद वर्टिकल में हमें डिस्टेंस दी गई है किलोमीटर में, 2 किलोमीटर, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 किलोमीटर। ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन के आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ए नंबर, ए क्वेश्चन है व्हाट इज द स्केल टेकन फ्रॉम द टाइम एक्सेस। इस टाइम एक्सेस पे हमने क्या स्केल लिया है। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए जिसमें टाइम है, अब देख सकते हैं 1 आवर के बीच में 1 2 3 4 यूनिट का डिस्टेंस गैप है। 1 2 3 4 यानी हर आवर के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है। इट मींस हमने 1 आवर के बीच में 4 यूनिट लिए हैं, यानी स्केल लिया है हमने 1 आवर इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो हम लिखेंगे between any hours there are 4 units. There are 4 units. Then scale is 1 आर इक्वल टू 4 यूनिट्स। ये हमने स्केल लिया है। क्वेश्चन
ए फर्स्ट, ए क्लियर। अब बी वाला देखेंगे। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। ये जो पर्सन है इसने अपने टाउन से मर्चेंट तक जाने में कितना समय लगा, इस पर्सन को कितना टाइम लगा, हमें टाइम बताना है। तो देखो, द पर्सन स्टार्टेड, द पर्सन स्टार्टेड, स्टार्ट कहां से किया था, एट 8 AM, 8 AM, 8 AM से स्टार्ट किया था, एंड रीच द डेस्टिनेशन, एंड रीच द डेस्टिनेशन एट, अब देखो ये 11 ये 12, तो यहां पे मिडिल में क्या होगा, यहां पर मिडिल में होगा 11:30, तो 11:30 को पर्सन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। देन टाइम टेकन 11:30 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 3:30 आवर्स। 3:30 को हम 3/1/2 आवर्स भी लिख सकते हैं। यानी इस पर्सन को टाउन से मर्चेंट तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लगा। तो हमने बी वाला कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा मैं इरेज करता हूं, जब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सी, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। अब देखो ये टाउन, ये मर्चेंट, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मर्चेंट टाउन से कितना दूर है। यानी ऐसा समझ लो मर्चेंट का घर, ये टाउन, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम लिखेंगे द कोरियर पर्सन ट्रेवल्ड, कोरियर पर्सन ने कहां से ट्रेवल किया था। अब देखो टाउन से मर्चेंट के घर तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 22 किलोमीटर। यानी द कोरियर पर्सन ट्रेवल 22 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन। कोरियर पर्सन ने टाउन से 22 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो हम लिखेंगे हेंस द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन इज 22 किलोमीटर। यानी मर्चेंट टाउन से 22 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डी, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। क्या पर्सन अपने रास्ते में कहीं पर रुका। तो इसके लिए हम इस ग्राफ को देखेंगे। अब ग्राफ में देखो 10 AM से ये हो जाएगा 10:30, क्योंकि दोनों का मिडिल पॉइंट है। तो 10 AM से 10:30 तक देखो, ये यहां पर क्या है, यहां पर पर्सन स्टे हुआ है, पर्सन रुका है, क्योंकि यहां पर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। इट मींस यहां पर पर्सन ने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की है। तो यहां पर पर्सन क्या किया है, पर्सन ने स्टे किया है, रुका है। तो हम लिखेंगे बिटवीन 10 AM एंड 10:30
am there is a horizontal straight line. There is a straight horizontal line. 10 am और 10:30 के बीच में एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम लिखेंगे इट shows that यह हमें दर्शाता है कि person did not travel. person did not travel in this duration. यह हमें बताता है कि पर्सन इस समय, इस ड्यूरेशन में किसी भी कहीं पर भी नहीं चला, तो हम लिखेंगे पर्सन स्टॉप्ड पर्सन कहां स्टॉप हुआ है? पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एट 10 am to 10:30. तो पर्सन स्टॉप हुआ है 10 am से 10:30 तक। ये क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन। अब ई वाला बचा है, उसके पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए ई, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट? किस समय काल में पर्सन सबसे तेज ट्रेवल किया है पर्सन ने? तो अब इसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। देखो 8 am से 9 am में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस किया है। 8 से 9 10 किलोमीटर, 9 से 10 उसने किया है 6 किलोमीटर, 9 से 10 6 किलोमीटर, और 10 से 10:30 उसने 0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और 11 से 11:30 उसने किया है 22 यानी 6 किलोमीटर। 11 से 11:30 तक उसने 6 किलोमीटर कवर किया है। तो हम देख सकते हैं 8 am से 9 am तक उसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है। इट मीन सबसे फास्टेस्ट राइड है 8 और 9 am के बीच में। तो हम लिखेंगे ही राइड्स फास्टेस्ट एट 8 am to 9 am। उसने 8 से 9 बजे सबसे तेज ट्रेवल किया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2m + 2m + 2m इज इक्वल टू ऑप्शन ए 2m, ऑप्शन बी 4m या ऑप्शन सी 6m। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। हमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं और इन ग्राफ में हमें बताना है क्या ये ग्राफ टाइम टेम्परेचर ग्राफ है या नहीं, और आपको अपने जो उत्तर है उस उत्तर के लिए जस्टिफाई करना है, आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को देखेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये ग्राफ टाइम टेम्परेचर ग्राफ है
और नहीं फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। चलिए फर्स्ट वाला देखिए, ए, बी, सी और डी। अब देखिए ए वाला देखिए, जिसमें हॉरिजॉन्टल हमें टाइम और वर्टिकल टेम्परेचर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, यानी टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जब टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस दिस इज ए वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ। तो हम लिखेंगे एज टाइम इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज, टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, इट मींस so it is a valid time temperature graph. So it is a valid time temperature graph. तो क्या है ये टाइम, एक वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। अब बी वाला देखिए, बी वाला हॉरिजॉन्टल टाइम और वर्टिकल टेम्परेचर। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, टाइम डिक्रीज। अब क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इट मींस दिस इज ए वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ। तो हम लिखेंगे एज time increase, temperature also decrease, also हटा देंगे, as time increase temperature decrease, so it is a valid टाइम टेम्परेचर ग्राफ। यह एक वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। सी वाला, अब देखो सी वाला देखिए, सी वाले में जो टाइम है, टाइम रिमेन क्या है, टाइम सेम रह रहा है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि टाइम सेम है और टेम्परेचर इंक्रीज है? एक एग्जांपल के तौर समझते हैं, जैसे आपका रूम टेम्परेचर टाइम के अकॉर्डिंग या तो बढ़ता है या घटता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका रूम का टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन टाइम सेम है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिखेंगे ग्राफ शोज डिफरेंट टेम्परेचर, ग्राफ शोज डिफरेंट टेम्परेचर को हम शॉर्ट में लिख देंगे टेम्परेचर एट द सेम टाइम, एट the same time, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। then it is not a time टेम्परेचर ग्राफ, यह एक टाइम टेम्परेचर ग्राफ नहीं है। अब डी वाला देखो, डी वाले में क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा है
और टेम्परेचर रिमेन सेम। टाइम बढ़ रहा है और टेम्परेचर सेम है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? एक एग्जांपल के द्वारा समझते हो। मान लो आपके रूम में एक एसी लगी है, एयर कंडीशनर लगी है, और एयर कंडीशनर पर हमने एक टेम्परेचर सेट किया है 16 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका जो टेम्परेचर है रूम का ये रिमेन सेम, यह सेम ही रहेगा क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है। तो दिस इज पॉसिबल, ठीक है। जब टाइम आपका बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर सेम हो, यह तो पॉसिबल है। इट मींस दिस इज ए वैलिड टाइम टेम्परेचर गैप। तो हम लिखेंगे एज टाइम इंक्रीज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। एज टाइम इंक्रीज टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दिया रिमेन्स कांस्टेंट। सो इट इज पॉसिबल, so it is a valid time टेम्परेचर ग्राफ। यह एक वैलिड टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बताया कि यह टाइम टेम्परेचर ग्राफ है और नहीं, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी किया। इसी के साथ एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमेशा पसंद रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 15k माइनस 6k प्लस के इज इक्वल टू ऑप्शन ए 8k, ऑप्शन बी 10k या ऑप्शन सी 9k। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।